ओके चलो चालू करें। ओके स्टूडेंट्स, आई एम धर्मेश खंडारे। केमिस्ट्री के लिए हम अब सीईटी का वन शॉट लेक्चर चालू करते हैं। आज हम चालू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब दो पार्ट में से आज हम पार्ट वन कंप्लीट करेंगे, राइट। विल टेक हम इसको इस तरीके से डिवाइड किया है मैंने कि विल टेक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद उसके ऊपर बेस्ड पीवाईक्यूज ले लेंगे। पीवाईक्यूज विल बी रीसेंट ईयर के। आई विल ट्राई टू टेक पीवाईक्यूज ऑफ लाइक 2021 से लेके 2024 के बीच वाले, एंड विल टेक दी पीवाईक्यूज विच आर मतलब जो ज्यादा आने के चांसेस है, राइट। एंड लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम also known as atomic structure. One second, just go. So इसमें कवर क्या क्या करेंगे? पार्ट वन में हम कवर जो करने वाले हैं, पार्ट वन में हम कवर करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड रुदरफोर्ड मॉडल, आइसो प्रॉपर्टीज, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स एंड रिजल्ट्स। अगर हो सके तो वी विल टेक लिमिटेशंस एंड रीजंस आल्सो, जैसे हम बोर मॉडल पूरी तरह से कंप्लीट कर ले आज, राइट। विल गो स्टार्ट विद द नॉर्मल वन की विच इज व्हाट इज एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए पहले तो एटम का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ये हम चीजें सब पढ़ चुके हैं, थोड़ा फास्ट देखेंगे। एटम का फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया था डाल्टन ने, विच वॉज जस्ट अ स्पेरिकल बॉल, राइट। उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। देन आया था जे थॉम्सन मॉडल। जे थॉम्सन मॉडल तब आया था जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, राइट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद वी गेट टू नो कि देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम भी फर्दर डिवाइडेड होता है। डाल्टन के हिसाब से तो नहीं होता था, बट जब जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया तो ये हमको मालूम पड़ गया कि एटम भी फर्दर डिवाइड हो सकता है। फिर धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग पार्टिकल्स डिस्कवर किए, विच वेर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रुदरफोर्ड, एंड न्यूट्रल चार्ज मीन जीरो चार्ज न्यूट्रॉन, जिसको कोई चार्ज नहीं होता, ये डिस्कवर किया था चैडविक ने। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने नाम बोले कि किसने डिस्कवर किए थे और कौन से एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किए थे, तो मैं वो लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन के लिए, इफ वी सी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉम्सन ने, राइट। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? प्रोटॉन डिस्कवर किया था रुदरफोर्ड ने, राइट। और न्यूट्रॉन, अभी जस्ट मैंने बताया ना, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? जो लाइव देख रहे हो कमेंट्स में बताओ किसने किया था? यस, चैडविक ने किया था। तो ये हो गया चैडविक, जेम्स चैडविक। अब एक्सपेरिमेंट्स कौन से यूज हुए थे? एक्सपेरिमेंट जो यूज हुए थे इलेक्ट्रॉन के लिए, जो एक्सपेरिमेंट यूज हुआ था वो कौन सा था? सीआरटी। सीआरटी क्या है? सीआरटी इज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, राइट। रुदरफोर्ड ने जो प्रोटॉन डिस्कवर किए थे वो किसमें डिस्कवर किए थे? यदि एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। एंड लास्ट है चैडविक का। अब चैडविक का तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया गया है डायरेक्टली, बट चैडविक का एक्सपेरिमेंट वाज अ फर्दर प्रोसेस ऑफ रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का, और उसका नाम अगर एक्चुअली में कभी पूछा जाए तो तुमको मालूम होना चाहिए, उसका नाम था बेरिलियम प्लेट एक्सपेरिमेंट। याद है हमने रुदरफोर्ड में जब कर रहे थे तो हम गोल्ड प्लेट ले रहे थे, यस। लेकिन चैडविक ने वही किया था, बेरिलियम प्लेट लेके और उसके आगे पैराफिन रख के। हमने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तो ऑफकोर्स सीईटी में कोई पूछेगा नहीं, तो हम इधर देखेंगे इसको, राइट। और उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? नाउ ओवर हियर सेंटर में हमको मालूम है, सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड मास होता है, और वो कॉन्सेंट्रेटेड मास किसके वजह से होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। देन ऑर्बिट्स होते हैं, जस्ट लाइक अ मिनी प्लैनेटरी सिस्टम। ये जो रुदरफोर्ड मॉडल है ये एक्चुअली क्या है? प्लैनेटरी सिस्टम का एक मिनी मॉडल। जैसे हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में सेंटर में मास कॉन्सेंट्रेटेड है सन का, एंड देन ऑर्बिट्स में अलग अलग प्लैनेट्स घूम रहे। सिमिलरली सेंटर में मास कॉन्सेंट्रेटेड है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, और ये जो ऑर्बिट्स है इसमें कौन रिवॉल्व हो रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मेरे पास तीन मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। अब ये तीन मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिटेल्स वो टेबल में लिखे हुए हैं। इसमें से जो मेजर डिटेल है जो हमको मालूम होना चाहिए वो है एब्सोल्यूट चार्ज एंड मास। तुमको दिया भी जा सकता है, तुमको नहीं भी दिया जा सकता है गिवन डेटा में। अगर नहीं दिया तो क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ दोगे,
नहीं, हमको मालूम होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है, ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है तो उसको कोई चार्ज तो होगा नहीं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक एटम न्यूट्रल होता है तो इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होनी चाहिए। तो ओनली क्या डिफरेंस आ जाएगा साइन में, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। द वैल्यू इज 1.602 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। वेयर एज मास के केस में यू हैव टू रिमेंबर दिस मास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास में हल्का सा ही फर्क है, दिस इज 1.672, दिस इज 1.674। तुम 1.67 दोनों को ले सकते हो while solving and it is 10 raised to minus 27, whereas इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, कितना टाइम्स कम है 10,000 टाइम कम से, मतलब इन अदर वर्ड्स 10 raised to 4 टाइम्स कम है फ्रॉम व्हाट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसलिए उसके मास में कितना आता है 10 raised to minus 31, 9.11 into 10 raised to minus 31। it is like a bucket of water, bucket of water में there is one drop of water, one drop of water is electron whereas bucket of water is proton and न्यूट्रॉन, इस तरीके से। तो दिस वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको मालूम पड़ना चाहिए। अब जब मेरे को सब एटॉमिक पार्टिकल से मालूम पड़ गए विच इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जब मेरे को मालूम पड़ गए तो अब क्या करें, ये जब मालूम पड़ गए तो इससे मेरे को दो फंडामेंटल एटॉमिक प्रॉपर्टीज मालूम पड़ गई। एक काम करता हूं मैं तुम्हारे लिए, बिकॉज यू माइट बी नोटिंग, अगर नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। व्हाट यू डू इज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नाउ, तो जैसे मैं इसको इरेज कर दूं तो फिर तुमको ये मिलेगा नहीं वापस, राइट? तो स्क्रीनशॉट ले लो 2 सेकंड में फटाक से। ओके, ले लिया होगा शायद अभी तक। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं बिकॉज आई वांट इट टू बी क्लियर। ओके, सो नाउ सी, अब जो दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल नहीं बोलूंगा, बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमको मालूम पड़ती है इससे, एक है एटॉमिक नंबर और दूसरा है एटॉमिक मास। अब इन दोनों में से बेसिक प्रॉपर्टी तो दो है, लेकिन इनमें से फंडामेंटल कौन सी है? फंडामेंटल हमको मालूम है एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट चेंज हो जाता है, वेयर एज एटॉमिक मास चेंज होने से एलिमेंट चेंज हो ऐसी जरूरी नहीं है। ये हम आगे आइसो प्रॉपर्टी में और अच्छे से समझेंगे। अब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? बेसिकली इन एन एटम एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये मैं एटम के केस में बोल रहा हूं, लेकिन अगर एटम नहीं है, आयन है, तो आयन के केस में दो आयन बनते हैं, केटायन और एनायन। और केटायन और एनायन का काम क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो गया तो मेरी काउंटिंग तो रॉन्ग हो जाएगी फिर एलिमेंट के लिए। तो खाली क्या नहीं चेंज होता है? प्रोटॉन नहीं चेंज होता है। तो जब आयन होगा तो आयन के लिए खाली क्या लूंगा मैं? आयंस के लिए खाली मैं लूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, आई विल नेवर टेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास अभी जस्ट मैंने बोला, मास कॉन्सेंट्रेटेड कहां होता है? न्यूक्लियस में, राइट? तो न्यूक्लियस में मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो कौन होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, राइट? तो ये जो न्यूक्लियॉन्स है यही तुमको एटॉमिक मास देते हैं। एटॉमिक मास इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, and number of nucleons is nothing but number of proton plus number of neutron, right? अब लास्ट थिंग जो हमको समझनी है which is representation। रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? मतलब कभी भी क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन आया और एक एटम दिया गया हो, सॉरी, तो लिखा कैसे जाए, रिप्रेजेंट कैसे करा जाए? तो एक एलिमेंट, अगर मैं एलिमेंट को x से डिनोट करूं तो उसका हमेशा एटॉमिक नंबर वैसे सिंबल z है, एटॉमिक मास का सिंबल a। तो अब रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा कि एटॉमिक नंबर लेफ्ट हैंड के सबस्क्रिप्ट में, लेफ्ट हैंड साइड सबस्क्रिप्ट में तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है, मतलब बिलो साइड, एंड अबव साइड तुम्हारा क्या होता है? एटॉमिक मास, राइट? तो अगर तुमको कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए बोले तो काफी इजी हो जाएगा। जैसे मैं तुमको बता देता हूं, ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं क्लीन करके फिर तुमको एक क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन बता। ओके, ले लिया होगा तो आई जस्ट क्लीन इट आउट। ओके, देखो अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लूं, चलो बेसिक एलिमेंट ले लेता हूं विच इज लाइक एग्जांपल के लिए आई विल टेक सोडियम, राइट? सोडियम का मेरे को मालूम है एटॉमिक नंबर इज 11, एटॉमिक मास नंबर इज 23। ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। इफ दे आस्क यू कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, तो कैसे पता लगाओगे? अब वेरी इजी, इट इज एन एटम, एलिमेंट का एटम है, तो मेरे को तो मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
आर नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर तो मेरे को मालूम है, दिया हुआ है इधर सीधा सीधा, तो कितना हो गया 11, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, क्योंकि ये एटम है, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए मेरे, 11 ही हो गए। तो दो आंसर तो मिल गए मेरे को, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बचा बस खाली क्या, न्यूट्रॉन निकालना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। और कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या है, दिस इज कैपिटल एन का फॉर्मूला है ए माइनस जेड, विच इज एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है मेरे को, 23। एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है मेरे को, 11। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए मेरे, 12, राइट। तो इस तरीके से मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स इजीली फाइंड कर सकता हूं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आएगा या नहीं आएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आस्क दिस काइंड ऑफ इजी क्वेश्चंस इन सीईटी। इतने इजी क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, बट द थिंग इज दैट इट विल बी हेल्पफुल इन स्टेप्स, मिडिल स्टेप्स में जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो शायद तुमको यूज आ जाए कि न्यूट्रॉन तुमको फाइंड करना है, या एटॉमिक नंबर तुमको चाहिए, या प्रोटॉन चाहिए, तो उसके लिए तुम्हारे लिए ये यूजफुल हो जाएगा, राइट। तो आगे जाते हैं, दिस इज डन, विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, 1 सेकेंड। अब रुदरफोर्ड मॉडल तो हमने कंप्लीट कर लिया, और हमने देख लिया एटम्स के दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब उसके अलावा हमने उसको देखा भी कि वो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है, विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो इंपॉर्टेंस है और जो तुम्हारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, इसके वजह से एक एलिमेंट्स मल्टीपल स्पीशीज में डिवाइड हो सकता है। और वो जो स्पीशीज में डिवाइड होता है उसी को हम बोलते हैं आइसोप्रॉपर्टी स्पीशीज, उसी को हम बोलते हैं आइसोप्रॉपर्टीज। अब आइसोप्रॉपर्टीज तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन मेजरली इस चैप्टर में मैं 4 ही प्रॉपर्टीज को स्टडी करूंगा, विच आर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। साइमल्टेनियसली देख लेंगे और समझ लेंगे उसका मतलब क्या है। पहले तो जाते हैं आइसो। आइसो वर्ड का मतलब ही क्या है, सेम, सेम या सिमिलर, राइट। इन अदर वर्ड्स दो कुछ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की सिमिलर होगी, तो अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हमने अभी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पढ़ा, उसी के ऊपर डिवाइडेड। अब आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप्स को अगर मैं बेसिकली देखूं तो आइसोटोप्स में मेरा एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाता है, राइट, और एटॉमिक मास क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, राइट। अब ये तभी पॉसिबल है अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल में लेके चले जाऊं इसको। अगर सब एटॉमिक पार्टिकल में लेके चले जाऊं मैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये क्या हो जाए, दो एलिमेंट के सेम हो जाए, और नंबर, मैं प्रोटॉन्स ही रखूंगा इधर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाए, दोनों के सेम हो जाए, राइट। वेयर एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाने चाहिए, डिफरेंट। मतलब न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। सिमिलरली मैं जाता हूं, नहीं पहले तो इसका एक एग्जांपल ही ले लेते, ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा तुमको। आइसोटोप का एक एग्जांपल ले लेते, फॉर एग्जांपल ये वाला ले, हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसके 3 आइसोटोप है मेजरली जो हम स्टडी करते हैं। एक है H11, दूसरा है H12 एंड तीसरा है H13। नाम क्या है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, राइट। अब ध्यान से देखोगे तो तीनों के Z इक्वल है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, राइट। बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है एटॉमिक मास, एक के अंदर 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज एटॉमिक मास, उसका क्या हो गया, चेंज। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ये वाले पूछा जाता है तुमको इस आइसोटोप में, कि जो ये ट्रिटियम है ये है ना रेडियो एक्टिव, तो रिमेंबर दिस, ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है विच इज कार्बन का, कार्बन विच इज 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614, राइट। सिमिलरली इधर भी 3 तुम देख रहे हो एग्जांपल है, 3 एग्जांपल में यू कैन सी कि सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, 666, एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया है, 12, 13 एंड 14। इसमें भी दिस वन कार्बन 14 इज व्हाट, रेडियो। तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ कार्बन या विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव, राइट। तो तुमको मालूम होना चाहिए दो मेजर एग्जांपल में हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, वेयर हाइड्रोजन 3 विच इज ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव, वेयर एज कार्बन 14 विच इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। ओके, तो ये तो समझ गया एग्जांपल के साथ, आइसोटोप तो काफी इजी था। आइसोबार इज रिवर्सल ऑफ आइसोटोप, राइट। तो रिवर्सल बोल रहा हो तो मतलब क्या है, Z इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट।
वेयर एज ए इसका क्या हो जाएगा, सेम, राइट। अब इसके एग्जाम्पल तुम बता सकते हो मेरे को, तो बताओ कमेंट्स में, तुम लोग बताओ, इधर जो लाइव है तुम बताओ, बताओ एक एग्जाम्पल। ठीक है मैं बताता हूं कमेंट्स में, अगर तुमने लिख दिया होगा तो गुड। आइसो बार के एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल, क्या होगा, एटॉमिक मास सेम चाहिए ना मेरे को, तो वी कैन राइट इट, कार्बन का एक ले लेते, एक मिनट, कार्बन 614 और नाइट्रोजन का तो एटॉमिक मास 14 ही है ना, राइट। दिस इज एन एग्जांपल जहां एटॉमिक मास क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। सेकेंडली वी कैन टेक दिस आल्सो, वी कैन टेक आर्गन, आर्गन कितना है 18 विथ एटॉमिक मास 40, और इसी के साथ वी नो कैल्शियम इज व्हाट 20 एंड 40। तो ये दोनों ही केस में तुम देखोगे तो यू हैव व्हाट, एटॉमिक मास सेम है, 14 14 या इधर 40 एंड 40, राइट। एटॉमिक नंबर क्या हो गया उसका डिफरेंट हो। दिस इज आइसोबार विच वाज जस्ट अ रिवर्सल ऑफ आइसोटोन। अब है आइसोटोन, आइसोटोन अब दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो मैं देख चुका हूं, एक केस में मेरा प्रोटॉन सेम था, एक केस में मेरा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम था। अब एक ही चीज बच गई है जो न्यूट्रॉन इंडिविजुअली, अब वो न्यूट्रॉन इंडिविजुअली सेम अगर हो गया तो उस केस को मैं बोलता हूं आइसोटोन। अगर दो स्पीशीज का न्यूट्रॉन सेम निकल गया उसके न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, आइसोटोन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैं या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, या तो वी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, सोचना पड़ेगा। आइसोटोप आइसोबार के तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन आइसोटोन के थोड़े से सोचने पड़ते, कोई बात नहीं, हम हमारे पास बहुत सारे, जैसे एक ले लेता हूं मैं दिस, वापस कार्बन ही यूज करता हूं, राइट। तो मेरे पास कार्बन इस बार 12 वाला यूज करता हूं, कार्बन 612, और उसके साथ ले लेता हूं बोरॉन, बोरॉन क्या है 5 एंड 11। नाउ चेक करो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है क्या। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मेरे को इसका निकालना है तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, n इक्वल्स टू a माइनस जेड, a कितना है उसका 12 माइनस 6 विच गिव्स मी 6। वेयर एज इधर भी देखोगे तुम तो इधर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वापस a माइनस जेड which gives you 11 minus 5 which is again what, right। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो ज्यादा करके अल्टरनेट एलिमेंट्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ आइसोटोन्स व्हिच आर सोडियम मैग्नीशियम, फिर सोडियम मैग्नीशियम के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, राइट। देखो चेक करना तो तुम चेक कर सकते हो, सोडियम विच इज व्हाट 23 एंड 11, और उसके साथ क्या है मैग्नीशियम which is what 12 and 24, दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो you will get 12 and this also you will get 12, right। उसके बाद वाले एलिमेंट कौन से, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, एल्यूमिनियम is what 13, silicon is 14, this is what 27, right, silicon is what 28, right। माइनस करोगे तो दोनों का क्या मिलेगा वापस 14 एंड ओवर हियर आल्सो 14। तो दीज आर प्राइम एग्जांपल्स व्हिच इज पीरियड नंबर 3 में काफी ज्यादा एग्जांपल्स है जहां आइसोटोन्स मिलते हैं। ओके नोटेड डाउन। तो फिर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कर लेता हूं, लाइव वाले नोट कर सकते हैं और या तो स्क्रीनशॉट ले लो, आई जस्ट गिव यू 5 सेकंड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ओके ले लिया होगा तो मैं इरेज कर देता हूं इसको, आई जस्ट क्लीन इट। ओके नाउ बच गया मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज टू बी फ्रैंक। क्यों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर एटॉमिक मॉडल में इसका एक्सटेंसिवली यूज किया है। बोर एटॉमिक मॉडल या तो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होता है या तो हाइड्रोजन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, मतलब वो एलिमेंट्स वो स्पीशीज जो आयनिक फॉर्म में जाके उनके पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जितने हो, इन अदर वर्ड्स 1। बेसिकली पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम समझ लेते। तो ये जो आइसो, यस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है, एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल बच गया, मैंने प्रोटॉन देख लिया, मैंने न्यूट्रॉन देख लिया, मैंने सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देख लिया विच इज न्यूक्लियॉन, बच क्या गया खाली इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए दो स्पीशीज में तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा उसको, उस केस में उसको बोलूंगा मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे थे तो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के केस में लेट अस सी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, एटॉमिक मास भी 1, राइट। अब मैं हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे को मालूम है 1 है, तो अब इसके लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होगी, ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो 1 ही। तो कैसे निकालेंगे, हीलियम, हीलियम के पास तो 2 है, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन मेरे को नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, पॉजिटिव आयन, इन अदर वर्ड्स मैं क्या बनाऊंगा, केटायन। कितने निकालने पड़ेंगे, एक तो +1 हो जाएगा,
तो उस केस में इसके पास पहले तो 2 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब कितने बच गए? 1। सिमिलरली हीलियम के बाद क्या आता है? लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 3 है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अब 3 तो नहीं चाहिए मेरे को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 1 चाहिए, मतलब कितने निकालने पड़ेंगे? 2 निकालने पड़ेंगे। 2 निकालने पड़ेंगे तो लिथियम 2+ क्या हो जाएगा मेरा? 2 निकाल दिए, मतलब 3 - 2 gives you again what? 1। तो these all which is called what? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम प्लस, फिर हीलियम प्लस के बाद लिथियम 2+, सिमिलरली बेरिलियम 3+, ऐसे सो ऑन आर व्हाट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये सब क्या हो जाते हैं? तुम्हारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाते, राइट। एक बेसिक, ये तो हाइड्रोजन का काफी बेसिक एग्जांपल था। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई बोले कि सर मेरे को नियॉन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ढूंढ के निकालना, कौन कौन से? पॉजिटिव भी चाहिए और नेगेटिव आयन में भी चाहिए, मतलब कैटायन में भी चाहिए और एनायन में भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे उसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 10, राइट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, कैटायन और एनायन के केस में क्या चाहिए? लूज या गेन? तो वेरी सिंपली नियॉन के अगर आगे जाऊंगा तो नियॉन के आगे एलिमेंट क्या है? सोडियम। सोडियम में से क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा? 11 - 1 विच वी विल गिव यू 10। अगर मैं मैग्नीशियम भी लेता तो मैग्नीशियम में कितने निकालने पड़ते? 2, तो 12 - 2 फिर क्या हो जाता है? 10। एनायन के केस में लू तो नीचे जाना पड़ेगा मैं, इन अदर वर्ड्स फ्लोरीन, राइट। फ्लोरीन में क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो क्या हो गया? 9 था +1 विच विल गिव यू 10। सिमिलरली ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते हो तुम, राइट। तो ये है तुम्हारे आइसो इलेक्ट्रॉन। यस, ऑक्सीजन के लिए तुम खुद से कर सकते हो। ऑक्सीजन इज एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया तुम्हारा? 8। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? 2, तो ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी? O2-। दीज आर कॉल्ड व्हाट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, राइट। ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुमको करना है वो तुम कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लेने वाले, रुदरफोर्ड मॉडल एंड आइसो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज ऑफ 2021 टू 2024 CET। तो नोट कर लो फटाक से। चलो, आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और तुमको समझ भी आ गया होगा क्या है क्या नहीं। अब जब क्वेश्चंस लेंगे तो साइमल्टेनियसली तुमको सॉल्व करना। आई मेक श्योर कि तुम भी आंसर करो, बिकॉज फिर ही तुमको समझेगा कि इंटरैक्टिव लेक्चर्स कैसे हो, राइट। आई जस्ट क्लीन दिस आउट। ओके, दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। डेट तो लिखी हुई है उस पे, अभी रिसेंट वाला ये CET 2024 का, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट जनरेट कितना? 1 कोलम चार्ज। मेरे को ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन मेरे को लगेंगे कि वो कितना चार्ज जनरेट कर ले? 1 कोलम। कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल, मैंने एक टेबल दिया था, याद है, जिसमें मैंने बोला था तुमको कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज तुमको मालूम होने चाहिए। आई विल शो यू अगेन ओवर हियर। सी, इस टेबल का यूज करने वाले हम, ये एब्सोल्यूट चार्ज वैल्यू को, राइट। तो विल यूज दिस वैल्यू ओवर हियर। लेट्स गो। ओके, सिंपल सा है। मेरे को मालूम है, उन्होंने पूछा एक कोलम चार्ज कब जनरेट होगा। मेरे को मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज जनरेट कर रहा है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19, राइट। तो उन लोग पूछ रहे हैं 1 कोलम कितना जनरेट करेगा। तो 1 कोलम कितना जनरेट करेगा? ये इधर कोलम है, इधर कोलम है, मेरे को क्या चाहिए? x। क्या करना है? सिंपली, राइट। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? मेरे को क्या मिलेगा? x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी 1/1.602 इंटू 10⁻⁻19, यही मिलेगा ना। अब सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसको? नहीं, सॉल्व क्यों करेंगे हम? सॉल्व करना होता, अगर एक्यूरेट आंसर निकालने होते तो ऑप्शन थोड़ी दिया होता तुमको ना, नहीं दिया होता, और टाइम भी तुमको ज्यादा दिया होता। ऑप्शन दिया है, टाइम कम दिया है, इसका मतलब यू हैव टू यूज व्हाट? योर दिमाग। दिमाग यूज करो और फटाक से ऑप्शन से बता सकते हो तुम। यू नो एवरीथिंग। क्या है इधर देख लो, इतना 23 तो जाना नहीं है कभी भी वैल्यू, राइट। बिकॉज ये जब 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा। सिंपली इफ आई राइट इट विल बी व्हाट? 10 इंटू 10⁻18 अपॉन व्हाट? 1.6, यही होगा, राइट। 10⁻18 वाला आंसर है, मीन्स ये तीनों में से आंसर है। अब खाली मेरे को क्या करना है? 1.6 को डिवाइड करना है 10 से, विच इज वेरी इजी ना। कितना आएगा?
1.6 डिवाइडेड बाई, सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, कितना जा, ऑफकोर्स 5 जा 6 जा के आसपास आएगा, तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, राइट, सॉल्व करने की तो जरूरत पड़ेगी, राइट, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। दिस इज हाउ दी सिंपल क्वेश्चन, सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का पूछा है तुमको, प्रोटॉन का भी पूछ सकते थे, तुमको न्यूट्रॉन पूछते तो तुमको डायरेक्ट आंसर जीरो लिखना था, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, जीरो, राइट, ओके, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को लगता है तुम ज्यादा अच्छे से दे सकते हो, राइट, अभी जस्ट पढ़ा हमने आइसो प्रॉपर्टी के बारे में, तो अब मेरे को बताओ कि आइसो प्रॉपर्टी कौन सी पूछी गई है, वैसे यहाँ आइसोटोन पूछा गया, राइट, तो आइसोटोन अगर उन्होंने पूछा है तो अभी तुमको मेरे को बताना है, राइट, कि कौन से ये चार ऑप्शन में से आइसोटोन कौन से, आइसोटोन के लिए हमने पढ़ा हुआ है आइसोटोन और व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या, n सेम होना चाहिए, n इज नथिंग बट a माइनस z, मतलब इन अदर वर्ड्स बेसिकली इसका सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट करना है तुमको, और देखना उसकी वैल्यू इक्वल है या नहीं, फर्स्ट केस में क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, राइट, वो तो आइसोटोप है, हम एक एक करके देख ही लेते हैं, मालूम ही पड़ जाएगा हमको, राइट, तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला इज आइसोटोप है, कैसे मालूम पड़ रहा है, सेम एटॉमिक नंबर, सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला यस ऑफ कोर्स इसका ना एटॉमिक नंबर सेम है ना एटॉमिक मास सेम, चेक करेंगे तो दिस इज 12 माइनस 6, फर्स्ट केस सिनेरियो 12 माइनस 6 विच इज गिविंग यू व्हाट 6, ये अभी जस्ट हमने एग्जांपल लिया था, राइट, 11 माइनस 5 विच इज ऑल्सो 6, यस दिस इज आइसोटोन, ये हमारा आइसोटोन है और ये ऑप्शन हमारा राइट है, बाकी भी चेक कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका एटॉमिक मास सेम है तो इसलिए ये कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया मेरा आइसोबार, एंड इसके लिए क्या करेंगे, ये ना ही आइसोटोप है ना ही आइसोबार है और आइसोटोन भी नहीं है ना, क्योंकि चेक करके देखो तो 13 माइनस 6 विच गिव्स मी हाउ मच, कितना हो जाएगा 13 माइनस 6, यस 7, और ये कितना हो गया 11 माइनस 5 विच विल गिव मी व्हाट 6, तो ये ना आइसोटोप है ना आइसोबार है ना आइसोटोन, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो ऑफकोर्स ही नहीं है, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है एटॉमिक फॉर्म। तो ये था तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, दिस वाज फ्रॉम व्हाट, अगेन 2024 का क्वेश्चन है, ओके, क्लीन इट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज 2024 अगेन सीईटी का क्वेश्चन है, दे आर आस्किंग यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आइसोबार, आइसोबार के लिए कौन सी स्टेटमेंट तुम्हारी राइट, अब तुमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट मेरे लिए करेक्ट है, एक एक पढ़ते हैं, मींस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, लेट्स चेक, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है दीज हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन सेम होते हैं क्या आइसोबार में, नहीं, किसमें रहता है आइसोटोप में, सॉरी आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है वैसे भी, सॉरी दिस वन इज नॉट देयर, बी क्या दिया, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है क्या डिफरेंट एलिमेंट, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आइसोबार का मतलब ही क्या होता है, आइसोबार का मतलब होता है एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट, और हमने बोला है फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक नंबर ही है, अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो एलिमेंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो दीज आर व्हाट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी भी रॉन्ग प्रूव ही कर देते हैं, राइट, तो दीज हैव सेम एटॉमिक नंबर, ऑफ कोर्स नहीं, आइसोटोप का सेम एटॉमिक नंबर होता है, राइट, एंड लास्ट इज दीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट मास नंबर, अब डिफरेंट मास नंबर का मतलब क्या है, मास नंबर अलग होना तो कोई हमारे पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, हमारे पास सेम होने की प्रॉपर्टी विच इज आइसोबार, और वो आइसोबार के केस में तो नहीं है, तो ये वाला भी मेरे लिए क्या हो गया रॉन्ग, तो कौन सा ऑप्शन राइट है मेरा, सेकेंड ऑप्शन, सेम, याद रखना ये दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हर एक केस में होता है अदर देन आइसोटोप, आइसोटोप एक लोता है जिसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, एटॉमिक नंबर सेम होगा तभी वो क्या होंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हो सकते हैं, तो आइसोटोप में ही हो सकते हैं सेम, अदर देन कोई भी स्पीशीज है उसमें क्या होंगे, डिफरेंट ही होते लगे, राइट, ओके, वन मोर क्वेश्चन, अब ये वाला तुम अटेम्प्ट कर लो, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आई गेस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, राइट, अगेन 2024 का ही क्वेश्चन, which from the following species does not have the number of electrons similar to other three species, in other words ये पूछ रहे हैं कि चार ऑप्शन दिए, चार में से तीन ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एक नहीं है, तो एक जो नहीं है वो बताओ कौन सा है,
तो क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं सबके। चलो करो कैलकुलेट, मैं 2 मिनट देता हूं। आई विल स्टॉप फॉर 2 मिनट्स फॉर यू। आंसर कमेंट में मेरे को लिख के बता, और जो इधर लाइव में यू कैन सॉल्व। मिला? 10 सेकेंड का क्वेश्चन है खाली। यस, लेट्स चेक, देख लेते हैं। नियॉन अभी जस्ट देखा था ना, नियॉन को हमने, राइट? नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो इसके लिए कितना है इलेक्ट्रॉन 10। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है 8, कितने माइनस है 2 माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कितने हो गए इसके पास भी 10, राइट? फिर सोडियम के पास जाते हैं, सोडियम कितने हैं 11, एटॉमिक फॉर्म में तो ना गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है। एंड देन सोडियम वापस आ जाते हैं 11, क्या है प्लस, मतलब एक माइनस हो रहा है विच गिव्स यू 10। कौन से 3 है 10 10 एंड 10, तो एक ही अलग है विच इज सोडियम। तो ऑप्शन कौन सा हो गया तुम्हारा सी, राइट? ये था तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस यू कैन डू, राइट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ये क्वेश्चन अगेन 2023 का है। अब पूछा है उन लोग ने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगेन इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, बहुत इजी है, अभी जस्ट किया हमने। बस एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस करना है, वही करना है। इधर ऑक्सीजन है, अभी जस्ट देखा ना इसको, राइट? ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट देखा हमने, इनमें देखा है हमने, दोनों में क्या है 10 ही आ रहे, राइट? दूसरे चेक करने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, बट जस्ट टू बी सेक चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कर लेते। इसमें कितने 10 है, ऑक्सीजन इज व्हाट 10, फ्लोरीन इज व्हाट 9, नहीं रॉन्ग हो गया। इधर पोटेशियम में कितना है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19 है, यस। एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, दो निकल गए तो कितने हो गए उसमें से 18, राइट? इन अदर वर्ड्स मैंने किया कैसे उसको, मैं कर लेता हूं तुम्हारे लिए वापस, एक सेकेंड। कैल्शियम 20 था, -2 गिव्स यू व्हाट 18, फिर से अलग आ गए, ये दोनों अलग है तो रॉन्ग, ये दोनों अलग है तो रॉन्ग। एंड ओवर हियर आर्गॉन के केस में ले लेते हैं, यस आर्गॉन इज 18, एल्यूमिनियम इज व्हाट 13, राइट? 13 में कितने 3 प्लस कर लिए तो 3 माइनस विच विल गिव यू व्हाट 10, तो ये दोनों भी क्या है अलग है, तो ये दोनों भी क्या हो गए तुम्हारे रॉन्ग हो, राइट? तो कौन सा आंसर है तुम्हारा, द आंसर इज ए ऑप्शन। इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं सीईटी में एक्चुअली, हमको लगता है कि नहीं, बट इट इज लाइक सीईटी में इतने ही इजी क्वेश्चन। बस क्वेश्चन का कंसेप्ट तुमको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर मालूम होगा तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व। सीईटी में यही लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजी। चलो अभी जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज ऑफ कोर्स हमको मालूम है रुदरफोर्ड मॉडल तो पूरी तरह से राइट था नहीं, राइट? वो टाइम पे इसको माना गया था राइट है और वाइडली एक्सेप्टेड था, बट द प्रॉब्लम केम व्हेन 2 से 3 थियरी आई और रुदरफोर्ड मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रुदरफोर्ड मॉडल कंप्लीटली फेल हो गया था बोर मॉडल की वजह से, बोर मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल, जहां रुदरफोर्ड मॉडल को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन को एज एन स्पीशीज कंसिडर करके बोर ने, यूजिंग 2 थियरीज। वो थियरीज हमने अच्छे से पढ़ी हुई है, अभी भी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले देख लेते हैं रुदरफोर्ड की लिमिटेशंस क्या। रुदरफोर्ड की मेजरली 2 लिमिटेशन थी। एक तो हमने देखा था कि एटम जब हम यस एटम इस तरीके से था, राइट? तो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट मिनी प्लैनेटरी सिस्टम के हिसाब से। बट एक थियरी आई थी जिसका नाम था मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं लिख देता हूं तुम्हारे, मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके हिसाब से मैं तुमको हिंदी में स्टेटमेंट तो मैं बोल देता हूं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में भी तुमको समझाता हूं। उसकी थियरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, एनी चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई भी पार्टिकल जिसके पास चार्ज हो, अगर वो एसेलरेटेड मोशन में हो, मतलब वो मोशन में हो, जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन में है ना ऑर्बिट, अगर वो मोशन में हो तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। लूज कैसे करेगा, इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन अदर वर्ड्स ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करना चाहिए, एनर्जी लूज करना चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर ये थियरी प्रूव्ड है और राइट है तो फिर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में कैसे घूम सकता है,
इन अदर वर्ड्स फिर तो इस तरीके से ऑर्बिट फॉलो होना चाहिए था, ये अगर मेरा इलेक्ट्रॉन है इट शुड फॉलो लाइक दिस, धीरे धीरे एनर्जी कम होनी चाहिए एंड सीधा न्यूक्लियस में इट शुड कोलाइड एंड एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड, राइट। एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट ऐसे होता है क्या? नहीं होता है, नहीं तो हम सभी डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं ना अभी तक, हम भी तो एटम से ही बने, राइट। तो ऐसा तो हो नहीं रहा, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन, मैक्सवेल की थ्योरी अपने जगह पे राइट थी, बट वो एटम पे, रुदरफोर्ड मॉडल पे लागू क्यों नहीं हो रही है? रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट। दैट वाज वन लिमिटेशन, रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक नहीं, लिमिटेशन, राइट। एंड द सेकंड लिमिटेशन वाज इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में है ना, इन अदर वर्ड्स अलग अलग सर्कुलर पाथ पे है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ पे होंगे, कौन से ऑर्बिट में होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये भी पूछा गया रुदरफोर्ड से, तो उसको भी उसके बारे में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसका मॉडल। तो दो मेजर ड्रॉबैक थे, द फर्स्ट वन वाज स्पाइरल पाथ एंड द सेकेंड वन वाज इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो मेजर रुदरफोर्ड के क्या थे? ड्रॉबैक, दिस वेयर लिमिटेशंस ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। तो ये लिमिटेशंस को ओवरकम किया किसने, मतलब एक्सटेंड किया किसने? बोर ने। बोर ने इसको एक्सप्लेन किया, डायरेक्टली खुद से एक्सप्लेन नहीं किया, वो टाइम पे काफी स्टडीज पब्लिश हो रही थी, उसने उस स्टडीज को स्टडी किया, इनकॉर्पोरेट किया और रुदरफोर्ड मॉडल पे अप्लाई करके रुदरफोर्ड मॉडल को प्रूव किया। जब बोर ने प्रूव किया तो उसने जो एलिमेंट यूज किया था वो हाइड्रोजन था, क्योंकि स्टडीज भी जो पब्लिश हुई थी वो हाइड्रोजन थी, इसलिए हम ज्यादा करके जब भी बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए होता है? हाइड्रोजन एटम के लिए, राइट। समझ गए यहां तक? एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जैसे फिर हम लोग आगे चले जाए, स्टडी पढ़नी पड़ेगी ना। ओके चलो, स्क्रीनशॉट तो तुमने ले लिया होगा, कंसेप्ट तुमको समझ में आ रहा है, मेरे को लग तो रहा है, राइट। ओके नाउ, जो बोर ने दो स्टडी यूज की थी उसमें से स्टडी वन वाज दिस ओवर हियर, स्टडी वन, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाम ही फैंसी लग रहा है, हार्ड थोड़ा सा, बट नाम हमने देखा है पहले, इसको तोड़ा था हमने ऑलरेडी। वेव का मतलब क्या होता है? एनीथिंग, एनी स्पीशीज विच डज नॉट हैव व्हाट? मास, इन अदर वर्ड्स मासलेस हो जाए, राइट। पार्टिकल का मतलब वो क्या होता है? पार्टिकल नेचर का, पार्टिकल नेचर का मतलब होता है एनी स्पीशीज विच हैव मास, सर्टेन मास है उसके पास, तो वो स्पीशीज को मैं क्या बोलूंगा? पार्टिकल नेचर एग्जिबिट कर, राइट। तो ये दो नेचर हो सकते हैं, या तो स्पीशीज के पास मास हो सकता है या स्पीशीज के पास मास नहीं हो सकता, उसके ऊपर हम उसको बोलते हैं वेव या पार्टिकल। ड्युअलिटी का मतलब क्या है? ड्युअलिटी का मतलब दोनों, बोथ। और ये नीचे जो फैंसी वर्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? कॉमन नेम है लाइट। तो बेसिकली ये थियरी ये बोलती है कि लाइट के पास दोनों नेचर, वेव भी और पार्टिकल भी, मतलब लाइट मासलेस भी होती है और मास भी होता है कभी कभी उसके अंदर। अब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे प्रूव हुआ? तो ये ऐसे प्रूव हुआ कि इनिशियली इन 18-19 सेंचुरी ये मान के चलते थे कि ऑफ कोर्स लाइट के पास तो मास होगा नहीं, और वो बहुत इजीली हम एक्सप्लेन कर लेते थे, प्रॉपर्टीज सच एज डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, ये प्रॉपर्टी इजीली एक्सप्लेन हो जाती थी लाइट के वेव नेचर्स। बट बाद में प्रॉब्लम होना चालू हुआ विद द डिस्कवरी एंड फाइंडिंग्स ऑफ लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जब आ गए ना, ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं इसको नोट डाउन कर लो तुम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जब प्रॉपर्टीज आई तो ये एनर्जी वाली प्रॉपर्टीज थी। अभी अगर कोई चीज के पास मास नहीं है तो वो एनर्जी कैसे दे सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये स्टडी पब्लिश हुई उसके बाद कि नहीं, दोनों है उसके पास, राइट। मैक्स प्लैंक ने प्रूव किया था, वो अभी आगे देखते हैं कि लाइट के पास एनर्जी होती है वो कैसे। तो इसके वजह से ये स्टडी प्रूव हुई कि लाइट, जो मेरा लाइट है, इसके पास दोनों है नेचर, वेव भी है और पार्टिकल भी। इन अदर वर्ड्स वो मासलेस भी हो सकता है चाहे तो, या हैव सर्टेन मास भी हो सकता है उसका। अब ये कैसे होगा? कब वेव नेचर एग्जिबिट करेगा, कब पार्टिकल? दोनों साथ में तो नहीं कर रहा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कर, तो कब होता है? तो मासलेस, इन अदर वर्ड्स वेव नेचर वो एग्जिबिट करता है जब वो प्रोपोगेट कर रहा हो। प्रोपोगेट मतलब क्या? मतलब ट्रैवल कर रहा हो। जब वो ट्रैवल कर रहा है तो उस केस में वो क्या होता है? वेव नेचर में होता है। और जब वो इंटरैक्ट कर जाता है मैटर के साथ, इन अदर वर्ड्स बेसिकली रेस्ट पे आने की कोशिश करता है, तो उस केस में वो कौन से नेचर में चले जाता है? पार्टिकल नेचर। नाम भी चेंज हो जाता है,
जब वो प्रोपोगेट कर रहा है वेव नेचर में है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जब वो पार्टिकल नेचर में है तो उसको हम बोलते हैं, सॉरी, पार्टिकल नेचर में उसको बोलते हैं हम पैकेट ऑफ फोटॉन्स। इन अदर वर्ड्स, इफ दिस माय हैंड, राइट हैंड इज अ वेव, और वो वेव जब तक ऐसे ट्रैवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, तब तक वो वेव नेचर पे है, उसको कोई मास नहीं। जैसे ही वो दूसरे हैंड पे आके इंसिडेंट हो गई, इंटरैक्ट कर गई कोई भी मैटर के साथ, वो इंटरैक्शन पे वो अपना वेव नेचर छोड़ के किस में आ जाती है, पार्टिकल नेचर। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ओके, तो नोट इट डाउन, ये नोट करो। जैसे फिर अभी मैं क्या करूंगा, तुमको वेव नेचर अलग से बताऊंगा और पार्टिकल नेचर अलग से। हमको इसके फॉर्मूला, स्पेस टाइम के फॉर्मूलाज देखने, तो तुम ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फिर मैं आगे जाता। ओके, क्लीन कर लेते हैं इसको। अब तो हमको समझ गया ये थियरी का बेसिक मतलब क्या है, राइट? ओके, अब हम पढ़ेंगे पहले वेव नेचर के बारे में, ओनली वेव नेचर, फर्स्ट वेव नेचर के लिए। एक वेव का इधर इमेज है हमारे पास, वेव देख रही है तुमको, प्रोपोगेट कैसे हो रही है। जो अपर पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ये जो लोअर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं, राइट? अब ये जो वेव है इसकी खुद की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। टोटल 5 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो इधर दिखाया गया तुमको। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट या हाइट ऑफ थ्रो, डिपेंडिंग ऑन क्रेस्ट है या थ्रो है वेव में पहले, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एम्पलीट्यूड हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी फॉर्मूला वाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज स्टार्ट विद वेवलेंथ। ओवर हियर यू कैन सी दिस वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर तुम देखो तो क्या है, डिस्टेंस लिया हुआ है। डिस्टेंस किसका लिया है? कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड अ कॉन्जिक्यूटिव थ्रो। मतलब डिस्टेंस ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड थ्रो इज कॉल्ड व्हाट? वेवलेंथ। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। जब इसमें या तो हम बोल सकते हैं वेवलेंथ इज द डिस्टेंस या लेंथ टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ वेव। क्लियर हो गया? ये होता है तुम्हारा वेवलेंथ। तो ये हो गया फर्स्ट वेवलेंथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट वेवलेंथ। नाउ वेवलेंथ डिनोट किससे होता है? नॉर्मली वेवलेंथ डिनोट होता है ग्रीक लेटर लैम्बडा से, राइट? अब ये स्पेस रिलेटेड वैल्यू है, ध्यान से देखना। अभी इसी का, ये जो वेवलेंथ का रिवर्सल होता है, रिवर्सल मतलब उल्टा कर दो। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट या पर मीटर लेंथ। 1 मीटर, समझो ये पेन मेरा 1 मीटर लेंथ है, ये 1 मीटर में कितनी वेव्स की साइकिल आ गई, उसको मैं बोलूंगा क्या? उसको मैं बोलूंगा तुमको वेव नंबर। इन अदर वर्ड्स, ये मेरी अगर एक वेव है, ये 1 मीटर लेंथ है, समझो यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम वन, यहां से लेके यहां तक, इट इज 1 मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ। तो इसमें समझो दिस वेव स्टार्ट्स लाइक दिस, दिस इज वन वेव, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, राइट, दिस इज फिफ्थ। समझ? तो कितने वेव नंबर की वैल्यू क्या हो गई फिर? 5, बिकॉज यहां से यहां एक वेव है, फर्स्ट वेव, देन दिस इज सेकेंड वेव, थर्ड वेव कंप्लीट, फोर्थ वेव कंप्लीट एंड फिफ्थ वेव। तो वेव नंबर कितने हो गए इसके? 5। इससे मैं पता लगाता हूं कि वेव नंबर क्या है। ना वेव नंबर एंड वेवलेंथ में रिलेशन क्या है? वेरी सिंपल, मैंने बोला ना रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब ये जो वेव नंबर है मेरा, सॉरी, वेव नंबर डिनोट किससे करते हैं हम? न्यू बार से। ये जो न्यू बार है ये रिवर्सल होता है किसके लिए? वेवलेंथ का। ये है मेरे किसके वैल्यूज? ये है मेरे स्पेस फॉर्मूला। स्पेस फॉर्मूला होता है लेंथ से रिलेटेड, ये हो गया मेरा स्पेस रिलेटेड वेव का फॉर्मूला, राइट? अब मैं जाता हूं टाइम रिलेटेड। टाइम रिलेटेड भी दो है मेरे पास, विच इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पढ़ लेते, पहले पढ़ लेते हम टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है, देखो यहां से एक वेव चालू हुई, यहां के वो वेव खत्म हुई, ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा, वो टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इन अदर वर्ड्स, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, राइट, या वन साइकिल इज कॉल्ड व्हाट? टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ऑफ कोर्स यूनिट्स क्या है इसका? यूनिट इसका, हाँ यूनिट्स नहीं लिखे मैंने, इसका था मीटर, इसका था मीटर इनवर्स, इसका क्या होगा फिर? सेकेंड्स, राइट? अब आ जाते हैं फोर्थ वाली प्रॉपर्टी पे, विच इज द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, विच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे इधर था 1 मीटर लेंथ में कितने वेव्स थे, उसको हम बोल रहे थे वेवलेंथ। वैसे ही सिमिलरली 1 सेकेंड में कितने वेव बनेंगे? समझो 1 सेकेंड में मेरे 2 वेव बने,
तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 की होगी। क्लियर हो गया। द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड व्हाट, wave number. The number of waves per unit second is called what, frequency. Frequency is this denoted by nu. इस बार बार नहीं लगाएंगे इसको। इसका यूनिट क्या है, ऑफ कोर्स इसका यूनिट रिवर्सल है तो सेकेंड इनवर्स, या ये जिसने फाइंड किया था उसका नाम था हर्ट्ज, ये तो हर्ट्ज भी यूज करते हैं, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, रिवर्सल ऑफ टाइम पीरियड। तो अभी मैंने क्या कर लिया, मैंने स्पेस का फॉर्मूला ले लिया और मैंने किसका फॉर्मूला ले लिया, टाइम। अब हमको तो मालूम है जनरली द एंटायर यूनिवर्स इज वर्किंग नॉट ओनली ऑन स्पेस और नॉट ओनली ऑन टाइम बट ऑन स्पेस टाइम कॉन्टिनम, राइट। इन अदर वर्ड्स इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होगा। तो अब स्पेस टाइम कॉन्टिनम में जो रिलेशन मिला है मेरे को वो ये था, मैंने यूज किया है टाइम के लिए, मैंने यूज किया है फ्रीक्वेंसी, स्पेस के लिए मैं यूज करूंगा वेवलेंथ, और जो रिलेशन मिला है वो ये रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, विच इज द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और जब इसको सॉल्व करूं मैं मैथमेटिकली तो जो वैल्यू मिलती है मेरे को, जो फॉर्मूला मिलता है, विच इज फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सी अपॉन लैम्डा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, राइट, और एक फॉर्मूला ये है। अब ये सी क्या है, सी इज वेरी सिंपल, C is speed of light, लेकिन कहा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जिसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर। ये हो गए तुम्हारे, ये जो वेव नेचर है इसके तीन मेजर चीजें जो तुमने देख ली अभी तक, विच इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड वेवलेंथ, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, एक फॉर्मूला, एंड थर्ड फॉर्मूला जब स्पेस टाइम को कंबाइन कर लिया, विच इज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तुम देख सकते हो इसका यूनिट सेकंड्स में, विच इज टाइम का, और इसका यूनिट किसका है, स्पेस, राइट। ठीक, इसको एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाते। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, वी हैव जस्ट डन वेव नेचर, अभी हमको पार्टिकल नेचर देखना है स्टडी 1 का, जल्दी स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया होगा तो अभी आगे जाते हैं, विल जस्ट क्लीन दिस आउट। अब मैं कौन से नेचर की बात करने वाला हूं, पार्टिकल नेचर। अब जस्ट पढ़ा ना हम, पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है, उसके पास मास होना चाहिए, राइट। पार्टिकल नेचर मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, हैव मास। और जो भी चीज के पास मास है वो एनर्जी जनरेट कर सकता है। कैसे जनरेट कर सकता है, हमको मालूम है ना, एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल, मैटर एंड एनर्जी, राइट, विद दिस फॉर्मूला। एनीथिंग विच हैज मास विल ऑलवेज हैव व्हाट, एनर्जी। अब मैंने बोल दिया है, जब लाइट इंटरैक्ट कर रहा है किसी के साथ तो वो क्या करेगा, मास अज्यूम कर लेगा, और मास अगर अज्यूम कर लेगा तो इन अदर वर्ड्स उसके पास क्या होगी, एनर्जी भी होगी। अब पहले ये सोचा जाता था कि ये जो एनर्जी है ये डिपेंडेंट होना चाहिए किस पे, एम्पलीट्यूड पे, कि इनिशियल कंडीशन था कि एनर्जी शुड बी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, बट जब एक्सपेरिमेंट से हमने स्टडी की तो हमको मालूम पड़ा कि नहीं, ये तो रॉन्ग है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा। एम्पलीट्यूड पे नहीं कर रहा तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फाइंड किया मैक्स प्लैंक ने, जिसको बोलते हैं मैक्स प्लैंक थियरी ऑफ, मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी बोलते हैं, कि इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसने फाइंड किया था, मैक्स प्लैंक ने, किसमें, उसकी क्वांटम थियरी, राइट। जब इसको उसने मैथमेटिकली सॉल्व किया तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिली वो ये थी, E इज इक्वल टू एच म्यू, राइट, वेयर h क्या है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ऑफकोर्स कांस्टेंट वैल्यू है, विच इज कॉल्ड व्हाट, ये जो h है मेरा, राइट, ये h हो गया मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट। चलो पढ़ा तो है तुमने, ऐसा तो नहीं कि पढ़ा नहीं है 2 साल से। बताओ मेरे को प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, कमेंट में लिखो तुम लोग। हाँ, यस, विच इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स, है ना, यही है ना, ये है मेरी प्लैंक की वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड पे क्यों नहीं है, एम्पलीट्यूड पे क्या डिपेंड करता है, ये पूछा जा सकता है तुमको, तो मैं बता देता हूं।
कि ठीक है एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, फिर सर एम्पलीट्यूड का काम क्या है? एम्पलीट्यूड का काम है 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे ना तुम, उसमें एक इंटेंसिटी था, राइट? तो जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी और एनर्जी में फर्क होता है। जो लाइट की इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। मतलब मैं इधर लिख देता हूं तुम्हारे लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट will be dependent on what? Amplitude. But energy will be dependent on what? Frequency. ये याद में पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, एक्स्ट्रा नॉलेज होगी तो अच्छा ही है तुम्हारे लिए, तो नोट डाउन कर। दिस वी हैव कंप्लीट द पार्टिकल नेचर एज वेल। पार्टिकल नेचर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हमारी स्टडी 1 लगभग कंप्लीट हो, लगभग क्या कंप्लीट ही हो चुकी है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, तो हम स्टडी 2 पे जाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। We'll clean it out. We'll go to study 2 now. Okay. स्टडी 1 तो हमने देख लिया, बोर ने जो स्टडी 1 यूज की थी वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बेसिकली सेइंग लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव भी और पार्टिकल। उसके सारे फॉर्मूलाज भी देख लिए। अब जो सेकंड हम जो देखने वाले हैं, वो सेकंड फॉर्मूला हम जो देखेंगे वो है, स्टडी जो देखेंगे वो है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हमने पढ़ा हुआ है, तुमको ऑलरेडी मालूम है ये सब चीजें, बट फिर भी मैं तो तुम लोग को थोड़ा सा समझो। ये एक सब्सटेंस है, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है एक सब्सटेंस। अगर ये सब्सटेंस के ऊपर लाइट अगर एमिट करूं, मैं लाइट क्या करूं? इंसिडेंट करूं, इरेडिएट करूं। जो साइंटिफिक वर्ड है उसको बोलते हैं इरेडिएट करना। अगर मैं लाइट को इरेडिएट करूं इसके ऊपर, तो इरेडिएशन की वजह से क्या होगी? ये सब्सटेंस जो है, ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि लाइट जैसे इंटरैक्ट करता है तो पार्टिकल नेचर में जाता है। पार्टिकल नेचर मतलब व्हाट? एनर्जी। तो वो एनर्जी जो लाइट की थी वो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। इसके एटम जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे ना, तो एब्जॉर्ब करने के बाद समझो ये उसके अंदर का एटम था, राइट? वो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, किधर? ऊपर, राइट? इधर जंप कर जाएगा, राइट? ये जंप हो गया, मतलब वो क्या? ग्राउंड स्टेट। ये तो ग्राउंड स्टेट था ना उसका, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और इसको क्या बोलते हैं हम? एक्साइटेड स्टेट, राइट? तो ग्राउंड स्टेट से किधर चले गया? वो एक्साइटेड स्टेट में चले गया, तो हायर एनर्जी पे चले गया। हमको मालूम है हायर एनर्जी कम स्टेबल होती, लोअर एनर्जी ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसने एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो एनर्जी रखेगा कि अपने पास ज्यादा देर तक? नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री ऑलवेज फॉलोज व्हाट? स्टेबिलिटी, राइट? तो अब वो क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन जो जंप कर चुका है, ये वापस इधर वापस जंप करने की कोशिश करेगा, और जब जंप करेगा तो क्या करेगा? एनर्जी, और मैक्सवेल के थियरी के हिसाब से वो एनर्जी जो रिलीज करेगा, एमिट करेगा, वो किसके फॉर्म में करेगा? ईएम रेडिएशन के फॉर्म में, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म। अगर उसने एनर्जी रिलीज कर दिया इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यही एमिशन ऑफ रेडिएशन को जब हम रिकॉर्ड करते, रिकॉर्ड करना मतलब एक स्पेक्ट्रोस्कोप में रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी, मतलब उसको पढ़ते हैं, राइट? तो उस केस में वो रिकॉर्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। समझ गए? इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एमिशन हो रहा है, इसको जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो उसी को क्या बोलूंगा? और रिकॉर्ड को क्या बोलूंगा मैं? स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया? ये किसके लिए किया था उन्होंने? ये किया था उन्होंने हाइड्रोजन एटम। उन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन एटम लिया, हाइड्रोजन एटम के ऊपर लाइट इरेडिएट की। अब इरेडिएट होने के बाद इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में चले गए, वहां से फिर वो नीचे आए, तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किया। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक में देख लिया, स्पेक्ट्रोस्कोप में देखने के बाद उसका स्पेक्ट्रम हमने क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। ये है ये स्टडी। अब वो स्पेक्ट्रम जो हमने रिकॉर्ड किया, हमने मतलब वो जो साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो उनको क्या दिखा, वो ही ये स्टडी में हम डिस्कस करने वाले। ये तुम नोट कर लो, तो क्योंकि मैं क्लीन कर दूंगा इसको। ओके, क्लीन कर लेते। अब वो जो रिकॉर्ड किया ना उन्होंने स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रोस्कोप के लिए ऐसी एक लाइन होती, वो स्पेक्ट्रम उनको इस तरीके से कुछ मिला है ऐसा। इस तरीके से अलग अलग रीजन थे, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन वगैरह वगैरह, अलग अलग रीजन में। इससे क्या दिखता है तुमको? स्पेक्ट्रम लाइन की तरह दिख रही है, और वो लाइन कंटिन्यूस नहीं है, क्या है? डिसकंटिन्यूस। मतलब जो स्पेक्ट्रम मिला था मेरे को, वो कैसे मिला था? वो मिला था मेरे को, हाँ, वो नॉन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस था, राइट?
इन अदर वर्ड्स इन अ फॉर्म ऑफ व्हाट, लाइन, लाइन का स्पेक्ट्रम मिला था विच इज नॉन कंटिन्यूस। और तुमको मालूम है बेसिकली ये लाइन क्या है, वेव्स ही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा था, वेव हो रहा था। अगर ये मैं लेंथ कैलकुलेट करूं यहां से लेके, समझो मैं मान लू यहां तक 1 मीटर है, तो अभी पढ़ा मैंने वेव नंबर का फॉर्मूला, याद है? वेव नंबर में मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर ऑफ लेंथ। एक मीटर में कितने वेव है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो वेव नंबर कितना मिल गया मेरे को, 15। यही चीज उन लोगों ने कैलकुलेट की, यहां तो मैं रफ में कर रहा हूं, राइट, लेकिन उन्होंने कैलकुलेट किया था। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था, बाल्मर ने। और बाल्मर ने कहा किया था, हाइड्रोजन के लिए किया था, लेकिन कौन से रीजन में किया था, विजिबल रीजन, राइट। और उसने एक फॉर्मूला दिया था। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने अलग अलग रीजन में किया, वो साइंटिस्ट के नाम इधर है एक एक कर। लाइमन ने किया कौन से, अल्ट्रावायलेट रीजन। बाल्मर का तो हम पढ़ चुके हैं, कौन से रीजन में किया, विजिबल रीजन। पैशन ब्रैकेट पीफंड ने मिला के कौन से रीजन में किया, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, राइट। ये 3 रीजन हो गए, अलग अलग रीजन में उन लोगों ने स्टडी की और उन्होंने अपने अपने फॉर्मूलाज दिए। किसके लिए फॉर्मूलाज दिए, ऑफकोर्स वेव नंबर, क्योंकि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, वेव नंबर कैलकुलेट कर रहा हूं। तो उन्होंने जो फॉर्मूलाज दिए थे ये सारे सीरीज के, इसको सबको स्टडी करके किसने, राइडबर्ग ने, क्या था नाम उसका, राइडबर्ग। राइडबर्ग ने इन सब की स्टडी एक साथ करके एक फॉर्मूला कंबाइंड एक्सप्रेशन दिया। कंबाइंड एक्सप्रेशन किसके लिए दिया, वेव नंबर की, वेव नंबर के लिए। और वो एक्सप्रेशन मैंने इधर लिखा हुआ, एक्सप्रेशन वाज दिस 109677। ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट, डिनोटेड बाय RH। राइडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहां थोड़ा सा समझने में हार्ड लग रहा होगा, n1 क्या n2 क्या, तो मैं तुमको इजीली इधर बता दे। तो फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हो तुम, विच इज वेव नंबर इक्वल्स टू राइडबर्ग कांस्टेंट। ये वैल्यू याद रख लेना राइडबर्ग कांस्टेंट की, 109677, राइट। ब्रैकेट में लिखोगे 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। सर nf क्या है, ni क्या है, वेरी सिंपल, कहां से कहां जंप कर रहा है, इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहां था और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन कहां गया। फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिट से समझो उसके 1 2 3 4 ऐसे कर, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन पहले n इक्वल्स टू 3 में था और वो जंप करता है n इक्वल्स टू 1 में, यहां से यहां जंप कर रहा है, तो इनिशियली क्या था, ये जो n है ये मेरा क्या बन गया, इनिशियल ni। और फाइनली क्या है, फाइनली कहां पहुंच रहा है, 1 पे। तो फॉर्मूला के हिसाब से इट विल गो लाइक दिस, RH फाइनल क्या है, 1/1 का स्क्वायर, फाइनली तो 1 पे पहुंच गया था। एंड इनिशियली कहा था, इनिशियली वो था 3 पे, तो 1/3 का स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर फॉर इट, राइट। तो ये तुमको दे देगा वेव नंबर किस में, लेकिन वेव नंबर किस में देगा, ऑलवेज रिमेंबर इट विल गिव यू इन सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स इज नॉट एन SI यूनिट, SI यूनिट इज मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन में ध्यान से देख लेना, कभी कभी नॉर्मली तो तुमको सेंटीमीटर इनवर्स दिया जाएगा, लेकिन अगर सेंटीमीटर इनवर्स नहीं दिया, मीटर इनवर्स दिया या कुछ और दिया, SI यूनिट में कन्वर्ट करके दिया, तो फाइनल आंसर को तुमको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो ये ध्यान में रखो एंड नोट इट डाउन। ये था तुम्हारी सेकंड थियरी विच इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। वी हैव कंप्लीटेड दिस थियरी एज वेल। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट दे रहा हूं, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, देन बिकॉज इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे अब इसके ऊपर बेस्ड। देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तुम्हारा अभी तक तो, राइट। आई एम होपिंग कि तुमको समझ में आ रहा है सब अच्छे से। हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो वैसे भी ले ही ले, तो तुमको समझ में आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चंस भी लेता हूं, तो सी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं ये दोनों थियरी के ऊपर। ओके, धीरे धीरे लेंगे क्वेश्चन, सॉल्व धीरे धीरे करेंगे जैसे तुमको समझ में आए, एंड यू हैव टू साइमल्टेनियसली सॉल्व। मेरे को अच्छा लगेगा अगर कमेंट में मेरे को आंसर मेरे सॉल्व करने से पहले मिल जाए, राइट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज अगेन
of 2024, right? The question says, which of the following series emission spectral line for hydrogen observed in visible region? Visible region में कौन है? अभी जस्ट पढ़ा ना, कौन सा है? फटाफट लिख दो कमेंट में, कौन सा है? यस, वेरी गुड, द आंसर इज व्हाट? बाल्मर। बाल्मर के लिए क्या है हमारा? विजिबल रीजन। हमको मालूम था पैशन और पी फंड ये कौन से रीजन में? इंफ्रारेड रीजन। और हमारा लाइमन कौन से रीजन में है? अल्ट्रावायलेट रीजन, राइट? ऑफ कोर्स मैं टिक सबको कर दिया, व्हिच इज रॉन्ग, दिस इज ऑल रॉन्ग ऑप्शंस, द राइट ऑप्शन इज योर बाल्मर, राइट? वेरी इजी क्वेश्चन, देखो इतने इजी इजी क्वेश्चन आते तुमको बस सॉल्व करने। ओके, सेकेंड भी अगेन 2024 का ये सीईटी का क्वेश्चन, देख लो ध्यान से, अभी तुम खुद से भी पढ़ो, मैं भी डिक्टेट करता हूं। व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 0.25 माइक्रोमीटर? नाउ देखो एसआई यूनिट चेंज कर दिया उन्होंने, एसआई यूनिट नहीं दिया है उन्होंने, माइक्रो दिया है। तो सबसे पहले तो माइक्रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हमको, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन में हम माइक्रो को कन्वर्ट कर लेते हैं। माइक्रो का मतलब क्या है? 0.25 इंटू 10⁻⁻⁻6 मीटर, बिकॉज वी आर गोना यूज मीटर, बिकॉज यहाँ यूनिट्स कौन से है? मीटर में, राइट? ओके, नाउ लेट्स चेक। हमको मालूम है, तुम सॉल्व करो, मैं भी साइमल्टेनियसली तुम्हारे साथ सॉल्व करता हूँ। वी नो, यस, लाइव वालों को तो मिल गया है, ऑनलाइन वालों को भी मिल गया होगा, तो अच्छा है। देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करता हूँ, लेट्स चेक कि तुम्हारा आंसर राइट है यार। मेरे को दिया है वेवलेंथ, मेरे को पूछा है वेव नंबर। आई हैव वेरी सिंपल फॉर्मूला, वेव नंबर इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन वेवलेंथ। अब 1 अपॉन वेवलेंथ का मतलब क्या है? 1 अपॉन 0.25 इंटू 10⁻⁻6, यही है। वेरी सिंपल आंसर। 0.1, ये जो 10⁻⁻6 है ये तो ऊपर चले गया, तो 1 अपॉन 0.25 इंटू 10⁻⁶, 1 अपॉन 0.25 इज नथिंग बट व्हाट? 4 ना, ये क्वार्टर है और ये 1 है, तो 4 टाइम्स हो गया, विच इज 4 इंटू 10⁻⁶ व्हाट? मीटर इनवर्स। कौन सा आंसर राइट आ गया? आंसर मिल गया। आंसर कौन सा था? बी। वेरी सिंपली एक छोटा सा फॉर्मूला लगा है, विच इज दिस फॉर्मूला, राइट? द स्पेस फॉर्मूला ऑफ व्हाट? वेव नेचर। कर लो, नोट कर लो, जिनका नहीं हुआ था नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले। ओके, स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया है, तो अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ओके, नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। लेट्स चेक, तुम्हारे पास है क्या? है ना? क्या पूछा है? व्हाट इज द वेव नंबर, वेव नंबर पूछा है, ऑफ व्हाट? लोएस्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लोएस्ट ट्रांजिशन ऑफ व्हाट? लाइमन सीरीज। लाइमन का मतलब क्या होता है? लाइमन का मतलब n इक्वल्स टू 1, पहले तो वो नोट कर लेते। लोएस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या? अभी जस्ट डायग्राम बनाया था ना कुछ ऐसा मैंने, 1 2 3 4 5, ये n इक्वल्स टू 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, राइट? लोएस्ट ट्रांजिशन क्या होगा? ये होगा ना लाइमन के लिए, क्योंकि ये उसके ऊपर हायर ट्रांजिशन है, ये उसके ऊपर और हायर है, ये उसके ऊपर और हायर है, तो लोअर ट्रांजिशन क्या है मेरा? ये। तो इससे मेरे को मालूम पड़ता है कि मेरा इनिशियली क्या था? इनिशियली होना चाहिए 2 और n इक्वल्स टू फाइनल क्या होना चाहिए? 1, बिकॉज ऑफ व्हाट? लाइमन, राइट? समझ गए? तो अब मेरे को मिल गया, ये लोएस्ट ट्रांजिशन का मतलब था। वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर का फॉर्मूला हमको राइडबर्ग ने दिया हुआ है। राइडबर्ग ने क्या फॉर्मूला दिया था? म्यू इक्वल्स टू व्हाट? आर एच 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला है तो तुम डाल के आंसर, इसमें वैल्यूज डाल के आंसर निकाल सकते हो क्या? निकालो थोड़ा फटाक से, कमेंट्स में मेरे को बताओ क्या है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट है। मैंने लगभग तो सॉल्व ही कर दिए, लाइव वाले भी बताएंगे मेरे को। इधर किया? ओके, चलो चेक करें फिर, देखते हो गया। 10 सेकेंड्स तो हो गए, 10 सेकेंड से तो ज्यादा। ओके, लाइव लेक्चर वाले तो बता रहे 3/4 मतलब ए ऑप्शन है। लेट्स चेक, ए ऑप्शन है। मैं इधर वैल्यू डाल देता हूं, आर एच वैसे ही रखा, राइट? 1 अपॉन एन एफ, एन एफ क्या था मेरा? 1, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन व्हाट? लोएस्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए 2 का स्क्वायर। वी विल सॉल्व इट ओवर हियर, which is equals to what? RH 1 upon 1 is again 1 and 1 upon 2 is 1/4। मैं अगर डिवाइड कर लू, 1 minus 1/4 is what? क्वार्टर माइनस करना है मेरे को 1 में से, आई कैन इजीली गेट द आंसर व्हाट? 3/4।
तो कौन सा आंसर आ रहा है मेरा? RH 3/4। द आंसर ए इज राइट। लाइव वालों को तो मिल गया राइट। कमेंट्स में भी आई गेस तुम लोग ने किया ही होगा राइट। आई होप किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है दे कैन नोट इट डाउन। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब मैं क्लीन कर लेता हूं इसको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सॉल्व इट। क्या है? विच पैरामीटर इज इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड? याद रखना 1 सेकेंड बोला है। सेकेंड मतलब कौन सा है? ये टाइम का है। टाइम, स्पेस एंड टाइम में टाइम का है। टाइम के दो ही थे मेरे पास। कौन कौन से थे? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट करना है तो वो क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एक वेव को कितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, और एक सेकेंड में कितने वेव होते हैं वो क्या थी? फ्रीक्वेंसी। तो इधर आंसर क्या है मेरा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो ये कभी कभी पूछा हुआ है। दिस इज लाइक 2024 CET। इतने इजी क्वेश्चंस छोड़ के आओगे तो बहुत रिग्रेट करो। तो पढ़ लो अच्छे से, ध्यान से पढ़ लो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन तो आने हैं मिनिमम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ दिस वन यू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं आप लोग के लिए, थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं, बट यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली आई गेस। क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है, हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एक वायलेट लाइट की। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा कलर है, बट उसका वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, मतलब मेरे को लैम्बडा की वैल्यू दी हुई। लैम्बडा की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे को? 400 नैनोमीटर राइट। तो पहले तो कन्वर्ट कर लो राइट। कन्वर्ट, क्योंकि एसआई यूनिट तो है नहीं। नैनोमीटर एसआई यूनिट है क्या? नहीं है। तो क्या आ जाएगा? 400 इंटू वॉट? 10⁻⁹ राइट। अब ये किस में हो गया? अब ये हो गया मीटर में। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 4 इंटू 10⁻⁻⁷, क्योंकि ये 2 जीरो और इधर से -9 में से -7 हट जाएगी। तो दिस इज व्हाट? योर वेवलेंथ की वैल्यू। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करें? स्पेस टाइम कॉन्टिनम का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी पूछी गई, फ्रीक्वेंसी पूछी है तो व्हाट? म्यू इक्वल्स टू व्हाट? ये वाला फॉर्मूला था हमारा, C/λ। वैल्यूज डाल लो, वैल्यूज डाल के यू कैन इजीली सॉल्व। मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस सम। ट्राई इट आउट। कर लिया ट्राई? देखे, सी की वैल्यू तो हमने पढ़ी हुई है। सी की वैल्यू एसआई वैल्यू में क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड राइट। लैम्डा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, विच इज 4 इंटू 10⁻⁷ राइट। 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बच जाएगा 3/4, और ये क्या हो जाएगा? -7 ऊपर गया तो 10⁻15 हो गया राइट। मेरा आंसर 15 में तो नहीं है, 14 में है। 14 में है तो रीअरेंज कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 30/4, और इसको क्या ले लेता हूँ? 10⁻40। डिवाइड तो बहुत इजीली कर लूंगा। 4 कितना जा? 1 जा। 4 कितना जा? 7 जा। 28। एक ही ऑप्शन है ना 7 का? कौन सा ऑप्शन है? विच इज सी। द ओनली ऑप्शन which had 7 value was C. तो आंसर इज व्हाट? 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। समझ गए? हर्ट्स किसकी वैल्यू है? ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी की। अगर हम चाहते, क्या नहीं यूज किया? 1/λ क्यों यूज करेंगे? हमको क्या पूछा है? हम लोग ने वेव नंबर पूछा है या फ्रीक्वेंसी पूछा है? यस, क्योंकि हमको अगर वेव नंबर पूछते तो वी कैन कैलकुलेट 1/λ राइट। तो 1/λ इजीली मैं कैलकुलेट कर लेता, विच इज 1/4 इंटू 10⁻, चलो कैलकुलेट कर ही लेते, तुम पूछ ही रहे हो तो, विच इज 1/4 इंटू 10⁻⁻7 राइट। 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा, 1/4 इज नथिंग बट व्हाट? 0.25 इंटू 10⁻7। ये हो जाता तुम्हारा आंसर। वेव नंबर का यूनिट क्या है? वेव नंबर का यूनिट है मीटर इनवर्स। इसका यूनिट क्या था? इसका 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। हर्ट्स भी बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो? सेकेंड इनवर्स, ये भी बोल सकते हो। तो ये है तुम्हारी वैल्यू। यू कैन कैलकुलेट। देखो कोई भी एक भी तुमको प्रॉपर्टी दे, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर की, यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग।
जैसे अभी इस क्वेश्चन में ही देखा, वेवलेंथ दिया था, वेवलेंथ से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लिया, वेव नंबर भी फाइंड कर लिया। अगर मेरे को टाइम पीरियड फाइंड करना होता तो क्या कर लेता, अभी मैं जो फ्रीक्वेंसी मैंने फाइंड की इधर, ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा है, इसी को यूज करके मैं क्या करता, टाइम पीरियड उसका रिवर्सल में बना लेता। और फाइनली अगर मेरे को कोई एनर्जी पूछ ले, सर एनर्जी क्या है, तो वेरी सिंपल, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू वॉट, म्यू, ये फॉर्मूला। जैसे चलो एनर्जी भी फाइंड कर लेते हैं, टाइम पीरियड तो काफी इजी है, तुम फाइंड कर लेना, मैं एनर्जी भी फाइंड कर लेता हूँ ये क्वेश्चन। तो एनर्जी मेरे को क्या मिलेगी, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एच इंटू म्यू, राइट। ये पार्टिकल की एच की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने निकाली हुई है विच इज 7.5 इंटू 10⁻40। यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस। ये सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो तुम्हारा क्या है, एनर्जी। इन अदर वर्ड्स this one was the first thing which we can find, the second thing uska reversal, right, the third thing is over here, right, which is wave number, and the fourth property which is what, energy। हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई भी एक प्रॉपर्टी भी दे तो हम सारी की सारी पांचों की पांचों फाइंड कर सकते हैं। एनीथिंग दे कैन आस्क। इधर हमने सिंपलर क्वेश्चंस उन्होंने पूछे इसलिए हमने सिंपल फाइंड किए, अब तुमने पूछ लिया तो हमने हार्ड वाले भी देख लिए सर, राइट। तो सब ये इस तरीके से, यू कैन नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, we'll clean it. Now let's see if there are remaining questions or the next topic is starting. Okay, so the next topic is starting, which is Bohr atomic model, postulates and results। अभी होप कर रहा हूं मैं कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है वो तुमको समझ में आ गया। समझ में तो आया होगा, तुमने खुद ने क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने साइमल्टेनियसली भी सॉल्व किए, और मेरे हिसाब से तुमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया हो। और जो क्वेश्चंस लिए हमने बहुत रिसेंट लिए, 2024, 2023, कोई भी क्वेश्चन 2021 से पहले का नहीं ले रहा हूं मैं, जस्ट बिकॉज आई वांट शो यू कि कितनी इजी है सीईटी का पेपर, राइट। तो अभी जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। लगभग बोर मॉडल पे अभी हम आ चुके हैं। बोर मॉडल को डेवलप कैसे किया उसकी थियरी हम देख चुके। अब बोर मॉडल में एक्चुअली क्या है, बोर मॉडल ने एक्सप्लेन तो कर लिया ना, यूज कर लिया थियरी, तो उसने अपने खुद के पोस्टुलेट्स दिए। पहले तो पोस्टुलेट्स पढ़ते और फिर पोस्टुलेट्स पढ़ने के बाद उसकी थियरी देखते। अब पोस्टुलेट्स में खुद के उसके फॉर्मुलेस भी, तो वी हैव टू स्टडी वेरी एक्यूरेटली, ठीक है, एक एक करके कर। द हेडिंग इज बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब पहले हम क्या करेंगे, उसके पोस्टुलेट स्टडी करें, राइट, एक एक करके। वो पोस्टुलेट्स मैंने इधर शॉर्ट में लिखे हुए, जैसे तुमको समझ में आ जाए कि पोस्टुलेट्स वो चल क्या है। उसके अलावा तुमको क्या करना है, मैं डिटेल में उसके राइट साइड पे इधर लिखूंगा, यू हैव टू नोट इट डाउन, उसका मतलब क्या और उसके फॉर्मुलेस क्या, बिकॉज फॉर्मुलेस तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल, राइट। देखो, फर्स्ट पोस्टुलेट जो बोर ने दिया था वाज दिस, ऑर्बिट्स विथ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, बोर ये बोलना चाहता था अपने पोस्टुलेट में कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने बनाया है इस तरीके का, राइट, एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में। ये जो सर्कुलर पाथ है ये फिक्स्ड रेडियस के होते हैं और फिक्स्ड एनर्जी होती है। मतलब ये जो ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 का रेडियस भी फिक्स होगा और एनर्जी भी फिक्स होगी। ये n इक्वल्स टू 1 है, फिर n इक्वल्स टू 2 पे जाओ तो उसका रेडियस अलग हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अलग हो, रेडियस अलग हो जाएगा और एनर्जी अलग हो जाएगी, और वो फिक्स होगी, चेंज नहीं होगी। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ऑर्बिट का ना ही रेडियस चेंज हो रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो रही है। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में, तभी भी उसका क्या है, ना ही रेडियस चेंज होगा ना ही एनर्जी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यही जो स्टेशनरी सर्कुलर पाथ है, इसी को उसने नाम क्या दे दिया है, ऑर्बिट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स, यही है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, ऑर्बिट्स विथ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। समझ गया, ये था तुम्हारा फर्स्ट कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट क्या है, मतलब ये वाले के लिए इधर मेंशन अगर कर लूं तो इसका क्या लिख सकता हूं, R1 एंड E1, ये क्या है, फिक्स है। इसके लिए क्या लिख सकता हूं, R2 एंड E2, ये भी मेरा क्या है, फिक्स। समझ गए, जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा तब तक ये चेंज नहीं हो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन जंप एंड चेंज इन एनर्जी। अभी जस्ट बोला ना मैंने, जब तक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल ऑर्बिट में तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही। ऑफ कोर्स जंप करेगा तो रेडियस तो चेंज होना ही है, रेडियस तो कॉमन सेंस है, लेकिन क्या एनर्जी भी चेंज हो रही है, हाँ हो रही है। वो डिपेंड करता है कि एनर्जी कैसे चेंज हो रही है।
पॉजिटिव साइड में चेंज हो रही है या नेगेटिव साइड में, लेकिन चेंज जरूर होगी। कैसे चेंज होगी? अगर मेरा ये इलेक्ट्रॉन यहां था, राइट, और ये यहां से यहां जंप कर गया, तो ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया, मतलब लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे गया। तुमको मालूम है ना, तुमको ये तो कंपल्सरीली मालूम है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज व्हाट, लेस देन एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट, इज लेस देन ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप किया, 1 से मैंने कहा जंप किया 2 में, तो मेरे को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कंज्यूम करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी। उस केस में जब मेरा लोअर ऑर्बिट से, इधर लिख लेते हैं जंप के लिए, जब जंप होता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे, तो जो मेरी चेंज इन एनर्जी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, राइट। वेयर एज जब ये जैसे हायर ऑर्बिट से मैं लोअर ऑर्बिट पे जंप कर लूं, जैसे 2 से 1 पे जंप कर लूं, तो हायर ऑर्बिट से अगर मैं लोअर ऑर्बिट पे जंप करूंगा तो मेरी डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। इन अदर वर्ड्स इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी गेन, और इस केस में वो क्या करेगा, एनर्जी लॉस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पढ़ते हैं वो एनर्जी लॉस वाला करते हैं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टडी करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब एमिट होंगे, जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे जंप कर। समझ गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। दिस इज द सेकंड कंसेप्ट। ये दो मैंने अभी पोस्टुलेट तुमको एक्सप्लेन कर लिए है। यू टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन फटाक से, तो मैं बाकी के दो एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि बाकी के दो में अब फॉर्मूला है, राइट। देख लो, नोट कर लो। ओके, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा तुम्हारा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, थर्ड वन। दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, नाम से ही समझ रहा है तुमको, बोर फ्रीक्वेंसी रूल। अभी जस्ट देखा ना, एनर्जी इन एन ऑर्बिट तो चेंज नहीं हो रहा, कब चेंज हो रहा है, जब जंप होगा। तो जब जंप हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, डेल्टा ई। अब ये डेल्टा ई मतलब क्या, एनर्जी एमिट हुआ, और हमने पढ़ा है मैक्स प्लैंक की थियरी से, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी, राइट। ये जो चेंज इन एनर्जी है ये क्या होता है, समझो किधर है, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब समझ लो मैं E2 माइनस E1 कर लू, राइट, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से। तो ये क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी, और मैक्स प्लैंक के हिसाब से प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकल जाती है, तो कौन सी वैल्यू आ जाती है, H, राइट। तो द फॉर्मूला जो बोर फ्रीक्वेंसी रूल है वो बोलता है फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, इक्वल टू E2, सॉरी, यस, E2 माइनस E1 अपॉन, which is basically what, delta E upon H. This is called what, Bohr frequency rule. Remember this, note it down, this is Bohr frequency rule. ये है तुम्हारा थर्ड पोस्टुलेट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो। अभी तक हम E इक्वल्स टू एच म्यू कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली E नहीं, डेल्टा E इक्वल्स टू एच म्यू होता है, क्योंकि एनर्जी तभी ही चेंज होने वाली, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने के लिए एनर्जी का लूज होना जरूरी है, और जब तक वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक एनर्जी लूज नहीं होने वाली। याद है वो स्पाइरल पाथ वाला हमने किया था, इस तरीके से कि ऐसा स्पाइरल पाथ हो रहा है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। कैसे हो रहा है, एक्चुअली ये है मेरा ऑर्बिट, समझ लो, और यहां से यहां जब जंप करेगा तब जाके एनर्जी लूज होती है, नहीं तो एनर्जी लूज नहीं होती। नोट इट डाउन। ओके, ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां मैंने लिखा हुआ है, तुमने ले ही लिया होगा उसको। एंड नाउ लास्ट फॉर्मूला विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एक ही सर्कुलर पाथ में क्यों घूमता है, वो फिर ऐसे अलग अलग ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन याद है, हमने एक ड्रॉबैक पढ़ा था, स्पाइरल पाथ का तो हमको मालूम पड़ गया, लेकिन एक और ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड का, जो हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में ही क्यों है, ये सेकंड ऑर्बिट में ही क्यों है, ये कैसे पता लगा, वेरी सिंपल, वो इधर से मालूम पड़ जाता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसको एक्सप्लेन कर देता है। कैसे एक्सप्लेन करता है, वेरी सिंपल, बोर अपने पोस्टुलेट में ये बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसका एक मोमेंटम होगा, और सर्कुलर पाथ है तो एंगुलर मोमेंटम होगा। वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंट्रीगल मल्टीपल है ऑफ व्हाट, h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई इज अ कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स ये जो है इसके हिसाब से विच इज m ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम, जिसको मैं कर सकता हूं ओमेगा, जैसे इधर ले लू मैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, राइट, m ओमेगा, which is also called as mvr, since हमको मालूम है ओमेगा is nothing but v into r. This is linear velocity, v is linear velocity, r is the radius, right, angular radius जो है तुम्हारा। अब ये जो है
ये फॉर्मूला यूज करके ये जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब इंटीग्रल प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है किसके, h अपॉन 2 पाई। अब ये जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, मतलब एक कांस्टेंट है। पाई खुद एक कांस्टेंट है, 3.14 वैल्यू है इसकी, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या है, मेरी ओवरऑल वैल्यू है कांस्टेंट। मतलब एंगुलर मोमेंटम भी मेरा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है लेकिन किसके लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए। ऑर्बिट चेंज करते गया तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज। उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाता है mvr इक्वल्स टू व्हाट, nh अपॉन, इन अदर वर्ड्स इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि ये जो n है ये क्या है, ऑर्बिट का नंबर है, और ऑर्बिट का नंबर कभी भी क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगी, राइट। इट विल ऑलवेज बी व्हाट, इंटीजर वैल्यू। अगर वो इंटीजर वैल्यू है तो हमें क्या बोल सकता है, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये किसको बोल रहा हूं मैं, ये मैं बात कर रहा हूं एंगुलर मोमेंटम की, ऑफ किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। वैल्यूज क्या हो सकती है, n कैन बी 1 2 3 4, बस यही वैल्यू, इंटीजर वैल्यूज। समझ गए, क्लियर हो गया कंसेप्ट। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला फॉर व्हाट, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट लो। ओके, क्लीन कर लेता हूं मैं इसको। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो भी देख लेंगे हम। ओके, ओके, पहले हम देख लेते हैं मॉडल के पोस्टुलेट्स एंड, पोस्टुलेट्स तो देख लिया हमने, सॉरी, पोस्टुलेट्स वी हैव सीन। अब हमको क्या देखना है, अब हम आ गए रिजल्ट्स। जो पोस्टुलेट्स हमने पढ़े, बोर मॉडल को डिफाइन किया, तो हर पोस्टुलेट्स में, हर थियरी का कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो होगा, और वो कंक्लूजन के बेस पे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस तो निकलेंगे। वही एक्सप्रेशंस को हम स्टडी करेंगे इसमें, बोर के रिजल्ट्स एक एक करके पढ़। मैंने एक एक्स्ट्रा डाला है इसमें, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 आर द कॉमन वन। रिजल्ट नंबर 3 मैंने एक्स्ट्रा डाला है, जब एनर्जी जंप का मेरे को बताना है इसके वजह से। तो पहले रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 हम समझ लेते हैं, फिर जाके हम रिजल्ट 3 देखें, ठीक है। रिजल्ट 1 के हिसाब से फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि रेडियस फिक्स है और एनर्जी फिक्स है ना, तो दोनों के फॉर्मूलेस तो चाहिए मेरे को। तो रेडियस फिक्स है, तो बोर एटॉमिक रेडियस मेरा फर्स्ट था रिजल्ट। उसके लिए जो फॉर्मूला बोर ने दिया, ऑलवेज रिमेंबर, ये एप्लीकेबल किसको है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन एटम या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हाइड्रोजन एटम की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी है, हाइड्रोजन के बाद He+, फिर Li2+, फिर Be3+, एंड सो ऑन। याद आया, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट। याद है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑफ हाइड्रोजन बोल रहे था, तो हाइड्रोजन बोल रहे तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे पास, एक ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक। चल, लेट्स गो। अब रेडियस का जो फॉर्मूला है, रेडियस इज डिनोटेड बाय Rn, Rn इज गिवन बाय A0 n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन। लेकिन खाली हाइड्रोजन तो लेना नहीं है हमको एक कॉमन ही फॉर्मूला लेना है, तो हम क्या लेंगे, n स्क्वायर अपॉन z। इसमें हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। इन अदर वर्ड्स, हमारे पास n तो था ही हाइड्रोजन के लिए, अब एटॉमिक नंबर तो चेंज हो जाएगा ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन तो सेम रह जाएंगे लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी अलग है। इन अदर वर्ड्स, इसका अभी भी प्रोटॉन का नंबर, z की वैल्यू इसकी क्या है, 1 है, इसकी क्या है 2, इसकी 3, इसकी 4 एंड सो ऑन। तो z को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, तो z को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ही हमने क्या किया है, ये z नीचे ऐड किया। क्लियर हो, ये हो गया मेरा किसका, द फर्स्ट फॉर्मूला रेडियस का। अब सेकंड फॉर्मूला ले लेते हैं हम, किसका, एनर्जी का। बोर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, राइट। तो एनर्जी का फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस, माइनस राइडबर्ग कांस्टेंट। अब ये ध्यान में रखना, राइडबर्ग कांस्टेंट ये दूसरा है, हमने जो पहला वाला पढ़ा था वेव नंबर वाला, वो वैल्यू थी 109677, वेयर एज अभी जो पढ़ रहे हैं वो वाली वैल्यू नहीं है। मैं बता देता हूं तुमको वैल्यू क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते, माइनस RH z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, वेयर माइनस RH, ये जो RH है ये है राइडबर्ग कांस्टेंट, लेकिन राइडबर्ग कांस्टेंट ऑफ व्हाट, राइडबर्ग कांस्टेंट ऑफ एनर्जी। और इसकी वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, 2.18, एक मिनट अच्छे से लिख लेता हूं, 2.18 इंटू 10⁻⁻80
रिमेंबर दिस, ये वाला जब मैं एनर्जी का फॉर्मूला यूज करूं तो राइट वर्क कांस्टेंट अलग है, जब मैं वेव नंबर का फॉर्मूला यूज करूं तो राइट वर्क कांस्टेंट अलग। ये था मेरा सेकंड फॉर्मूला। अब मेरे को रेडियस मालूम पड़ गई, एनर्जी मालूम पड़ गई फिक्स की, लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी चेंज होती है, पढ़ा है। जो हम थर्ड रिजल्ट एक्स्ट्रा डाल देंगे। थर्ड रिजल्ट किसका डाल रहे हैं हम? चेंज इन एनर्जी का। मतलब मेरा जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे, तो मैं कैसे फाइंड करूं? वेरी सिंपल, ये रहा मेरे पास फॉर्मूला। जंप करेगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? ऐसा फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, कहां से का? E2 माइनस E1। मतलब मैं क्या करूंगा, बेसिकली क्या करूंगा, एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं सॉल्व कर लू इसको, तो सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, माइनस राइट वर्क कांस्टेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन NF का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI का स्क्वायर, बाहर हो जाएगा Z स्क्वायर। बिकॉज चेंज क्या होने वाला है? एलिमेंट तो अभी भी सेम है, तो Z की वैल्यू सेम ही होगी, कांस्टेंट बाहर। राइट वर्क कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, इसलिए वो बाहर। चेंज क्या हो रहा है? ऑर्बिट, n की वैल्यू। फाइनली कहा था और इनिशियली कहा था, फाइनली कहा था और इनिशियली। ऑफ कोर्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट का ले रहे, इसलिए वैल्यू में हमेशा नेगेटिव्स आएंगे, मतलब क्या हो रही है? एनर्जी लूज हो। क्लियर हो गया? दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। ये तीन मेजर फॉर्मूले। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से लिख लो, ध्यान से नोट कर लो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं साइड हो रहा हूं थोड़ा सा, देख। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, मैं क्लीन कर देता हूं। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन। बोर के ऊपर पोस्टुलेट एंड रिजल्ट्स के ऊपर हम क्वेश्चंस देखने वाले, रीसेंट वाले देख लो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो बुक और पेन रेडी ही रखो अपने। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। नाउ थोड़े से इंट्रिकेट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन चालू हो गया। अभी तक ऐसा लग रहा था कि चाइल्ड्स प्ले है ना, अभी नहीं है वैसे। अभी क्योंकि फॉर्मूला भी थोड़े कॉम्प्लेक्स है एंड जो करना है सॉल्विंग वो भी कॉम्प्लेक्स है। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको बोला गया है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ He प्लस। He प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। He प्लस अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो क्या करेंगे? बोर का रिजल्ट तो लागू होगा इसके अंदर। और रेडियस का फॉर्मूला क्या है मेरा? रेडियस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू व्हाट? A नॉट व्हाट? N स्क्वायर अपॉन Z। अच्छा, A नॉट की वैल्यू बताना भूल गया था मैं, तो A नॉट की वैल्यू इज 52.9 पिकोमीटर्स। रिमेंबर दिस, आई फॉरगॉट दिस, बट तुम लोग ये नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है। A नॉट इज व्हाट? 52.9, इधर लिख दिया मैंने, राइट। N की वैल्यू क्या है? कौन सा? थर्ड ऑर्बिट बोला है, तो N की वैल्यू क्या हो गई मेरे लिए? 3। तो N की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन व्हाट बोला है? Z। Z किसके लिए? हीलियम। हीलियम का Z क्या होता है? हीलियम का Z है 2, राइट। तो अपॉन 2। सॉल्व करो इसको, बताओ आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन राइट है? कमेंट्स में लिख सकते हो। पूरी सॉल्विंग नहीं करनी है, ऑप्शंस दिए हुए हैं तुमको, ऑप्शंस बस चेक करके देखना है। जैसे कि मैं इधर करके दिखाता हूं तुमको, 52.9 दिया हुआ है, दिस विल बी व्हाट? इसको अगर यहां ही कट कर दूं तो ये तो 9 हो गया, राइट। 9 इसको कट कर दूं, विच विल व्हाट? 4.5, क्या हो जाएगा? 50। 4 टाइम्स कितना होता है? 200। 4.5 टाइम्स कितना होगा? 225 के आसपास। उसके आसपास आंसर कौन सा है? 238। सॉल्व तो किया नहीं मैंने क्या किया? बस ओरली कैलकुलेट किया। ऐसे ही करना है तुमको, ओरली कैलकुलेट, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता ज्यादा, राइट। तो आंसर क्या है? 238। ये फॉर्मूला और ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके नोट कर। ओके, विल गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला तो इजी लगा होगा, देखते हैं नेक्स्ट वाला करते हो क्या। okay, दिस वन अगेन सीईटी का 2024 का क्वेश्चन है। काफी इजी क्वेश्चन है। इस बार तुमको पूछा क्या गया है? एनर्जी पूछा गया कि दे आर ट्राइंग टू आस्क यू व्हाट इज द एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट, मतलब n इक्वल्स टू 4 हो गया, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम मतलब Z की वैल्यू कितनी हो गई है? 1, राइट। एनर्जी का फॉर्मूला तुमको मालूम है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? En विल बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस राइट वर्क कांस्टेंट क्या है? Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अगर मैं वैल्यूज डाल दूं तो -2.18 इंटू 10 रेज टू -80,
z की वैल्यू क्या है, लिखा है मैंने उधर 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है, फोर्थ ऑर्बिट बोला है, फोर्थ ऑर्बिट मतलब 4 का स्क्वायर, राइट, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, करो सॉल्व, क्या हो जाएगा ये 2.18 माइनस में इंटू 10⁻⁻18 अपॉन व्हाट 16, क्या मिल रहा है आंसर, क्योंकि 18 ही है तो 18 ही रखना पड़ेगा हमको, इधर देखो 18 ही रखा, डिवाइड किया, वेरी सिंपल ना, 2.18 डिवाइडेड बाय क्या करना है 16, 0 पॉइंट तो लेना है मेरे को, ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा, आंसर 1 में आना चाहिए, 1 में एक ही ऑप्शन है ना उधर, कौन सा ऑप्शन है, डी, और कोई ऑप्शन है क्या 1 पॉइंट में, कोई भी ऑप्शन नहीं है, मेरे को सॉल्व नहीं करना है, मेरे को बस ऑप्शन चेक करना है, मैंने पहले भी तुमको बहुत बार बोला है, अगर वो पूरा सॉल्व तुमको करवाना चाहते हैं तो तुमको ऑप्शन नहीं देते, टाइम ज्यादा देते, और बोर्ड्स में जैसे टाइम देते हैं वैसे टाइम देते, दे आर गिविंग यू ऑप्शन एंड दे आर डेयरिंग यू कि पता लगाओ फास्ट, जितना एफिशिएंटली पता लगा सकते हो कि राइट ऑप्शन क्या है, तो वही करना है। ये फॉर्मूला काफी इजी था, हमने अभी एक रेडियस का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन देख लिया, एक एनर्जी के फॉर्मूला वाला क्वेश्चन लिख लिया, तुम ये नोट कर लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, क्लीन कर लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। ओके, ये पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, किसके ऊपर है, क्या पूछा गया तुमको वहां, कौन सा इक्वेशन तुमको एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट बताता है, अभी जस्ट पढ़ा ना हमने, इक्वेशन क्या था, एम वी आर इक्वल टू वॉट एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, किधर है वो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे, राइट, आगे जाते, नाउ सॉल्व दिस, एमिशन का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने एनर्जी का फॉर्मूला दिया है तुमको, उसके लिए मैंने वेव नंबर का तो फॉर्मूला दिया नहीं है, तो वेव नंबर का फॉर्मूला भी तुम नोट कर लो, मैं नोट करवा देता हूं तुमको, वेरी सिंपल, वेव नंबर का मेरे पास नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, वेव नंबर का फॉर्मूला था आर एच, राइट, और उसके लिए क्या करते थे हम 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है ना पहले वेव नंबर के, राइट, किसके लिए दिया, हाइड्रोजन के लिए दिया, अगर हाइड्रोजन नहीं दिया होता तो इधर फॉर्मूले में चेंज हो जाता, राइट, अभी इधर हाइड्रोजन दिया तो z की वैल्यू 1 है तो ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर दिया नहीं हो तो तुमको इधर क्या लेना है z स्क्वायर, अब ये फॉर्मूले से तुम इजीली निकाल सकते हो, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज ये वेव नंबर का फॉर्मूला है तो राइडबर्ग कांस्टेंट चेंज हो गया, और राइडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू यूज करूंगा वो कौन सी है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स वाली, इसलिए देखो यूनिट भी इधर सेंटीमीटर इनवर्स में दिखा, राइट, अब फाइनली मैं कहा पूछा हूं 2 पे, ये तो मेरा फाइनल है ना एनएफ, और इनिशियली क्या था मैं एनआईएफ, तो फाइनली 2 पे तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन व्हाट 4 का स्क्वायर जहां इनिशियली था, क्या करोगे, सॉल्व करना है, वेरी इजीली सॉल्व कर लेते, विल राइट इट 109677, राइट, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन व्हाट 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम करो, मैं एलसीएम यूज करता हूं, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर भी 4 से, राइट, ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा मेरा 16, एलसीएम से 16 साथ में आ गया तो आंसर क्या हो गया, मैं 109677, 4 माइनस 1 विच इज 3 अपॉन 16, सॉल्व दिस आउट, राइट, यही होगा ना, सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है, बताओ फटाक से, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुमको ही करना है, I'll just leave, I'll not tell the answer, ये वाले क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, तुमको ही बताना है, कमेंट्स में लिख दो, मैं चेक कर लूंगा, अगर राइट होगा तो मैं कुछ ना कुछ तुमको इंडिकेशन दे दूंगा तुम्हारे कमेंट को लाइक कर, राइट, और इधर जो लाइव है वो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, 2 सेकंड में दे रहा हूँ, मैं 2 सेकंड नहीं 10 सेकंड ले लो, चलो, हो गया टाइम, इतने टाइम में हो जाना चाहिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर तो आई एम नॉट सेइंग, यू जस्ट कैलकुलेट एंड सॉल्व, हमने लगभग इसको आधा सॉल्व कर दिया है,
चलेगा। के नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, किसके ऊपर बेस्ड है? द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या पूछा गया हमको? द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट्स, टू ट्रांजिशन स्टेट डिफर बाय ई। तो ई का फॉर्मूला क्या है? बोर फ्रीक्वेंसी रूल पढ़ा ना अभी जस्ट। डेल्टा ई के लिए क्या लिखा था हमने? डेल्टा ई के लिए लिखा था इज इक्वल टू व्हाट? एच अपॉन म्यू। देखो कहां है वो फॉर्मूला रीअरेंजमेंट में। इधर तो डेल्टा ई है ही नहीं, तो ये तो है ही नहीं, राइट? डेल्टा ई प्रेजेंट ही नहीं है, तो डेल्टा ई प्रेजेंट नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। इधर रीअरेंज करके देखो तो क्या मिल रहा है मेरे को? डेल्टा ई इक्वल्स टू व्हाट? एच अपॉन म्यू मिल रहा है। तो ये राइट है क्या? नहीं, ये भी राइट नहीं है, रॉन्ग है, राइट? क्योंकि मेरे को तो ये चाहिए ना। थर्ड वाले केस में देखते हैं, इसमें क्या मिल रहा है? डेल्टा ई इज इक्वल टू व्हाट? एच म्यू। मिला क्या? राइट? ये वाला राइट था क्या मेरा? नहीं था ना, नहीं था। फॉर्मूला गोज लाइक दिस ना। तुम्हारा ध्यान है लाइव वालों का? कमेंट्स वालों ने तो शायद देख लिया होगा। देखो, फॉर्मूला वाज दिस, E इज इक्वल टू एच म्यू। ये डेल्टा आता था तो हम क्या करते थे इसको? E2 माइनस E1 शुड बी इक्वल टू व्हाट? एच म्यू। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू व्हाट? मैं लिख सकता था E2 माइनस E1 अपॉन व्हाट? H, विच इज नथिंग बट व्हाट? डेल्टा E अपॉन H, राइट? या तो ये राइट है या तो ये राइट है, राइट? तो ये रॉन्ग क्यों हो गया था? क्योंकि डेल्टा ई एच अपॉन म्यू मिला था, विच इज नॉट राइट। डेल्टा ई शुड बी व्हाट? एच इंटू लिखा हुआ है, राइट? तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? समझ गए? क्लियर हो गया कंसेप्ट? बोर फ्रीक्वेंसी रूल का जस्ट फॉर्मूला पूछा गया था एक क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं था। तुमको अगर फॉर्मूला मालूम है तो तुमको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, राइट? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, विल गो फॉरवर्ड। ओके, सो हम आज यहीं खत्म कर लेते पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जैसे तुमने देखा, पार्ट 2 में विल स्टार्ट विथ बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस एंड रीजन फॉर फेलियर। मतलब हम पहले तो क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जाने के लिए बोर एटॉमिक मॉडल हम पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हम ले चुके हैं। अब बोर एटॉमिक मॉडल को हमको क्या करना है? फेल करना है। फेल क्यों हुआ, लिमिट क्यों हुआ, उसके रीजंस क्या थे फेलियर के, वो पढ़ के सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि उसके लिमिटेशंस क्या थे, उसके रीजंस ऑफ फेलियर क्या थे। देन हम चालू करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, श्रोडिंगर इक्वेशंस, राइट? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स, मल्टीपल थिंग्स आर पेंडिंग। नेक्स्ट लेक्चर में विल कनेक्ट एंड कंप्लीट ऑल दी टॉपिक, पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर दिस, आई विल बी बैक फॉर द सेकेंड पार्ट। बाय।